Namaskar. Today I have a very special guest in the studio, and she is the first Arunachali to be the officer in Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh. At present, she is posted in Itanagar as Deputy Director of Botanical Survey of India, that is BSI. Her name is Dr. Krishna Chawlu. मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो मैम सबसे पहले हमने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखा इन माय रिसर्च, तो बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक्चुअली मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है PhD। आई हैव कंप्लीटेड माय school life from JNV Mahadevpur. After that I went to Digboi College for completion of graduation, and after 3 years I completed MSc. Then after completion of my MSc from Dibrugarh University, I thought that I will do research on ethnobotany. So after I have started doing research on ethnobotany, तभी क्या हुआ, एक इंटरव्यू कॉल आया ये SFRI से, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट चिंपू से। देन आई हैव अपीयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू, एंड इन दैट इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ऑर्किड रिसर्च विथ डॉक्टर एन राव सर, जो कि यहाँ अरुणाचल से है। मीन्स अरुणाचल से उन्होंने रिसर्च करा और उन्होंने अरुणाचल से रिसर्च करके ही उनको पद्मश्री अवार्ड मिला फिलहाल। तो उनके गाइडेंस में मैंने PhD किया और यूनिवर्सिटी से थे प्रोफेसर A.K. दास सर, तो उनके गाइडेंस में ही तो हम लोगों ने काम किया। और PhD होने के बाद तो देन द सेम ईयर आई गॉट सिलेक्टेड एज साइंटिस्ट बी इन मणिपुर इन ऑर्किड रिसर्च सेंटर हेनबुंग, that is in Manipur. After 5 years I got absorbed in Botanical Survey of India and posted here in BSI ईटानगर। और फिर उसके बाद अभी प्रमोशन होके एज डिप्टी डायरेक्टर आई एम हियर। जी बहुत सुंदर जर्नी रहा है मैम आपको, और आज तक आपने जितने भी हासिल की है उसके लिए आपको बेहद बेहद कंग्रेचुलेशंस। आई थैंक यू। और मैम जहाँ तक आपका जो डिपार्टमेंट है जिसको हम BSI कहते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अलग डिपार्टमेंट से थोड़ा हटके है। हाँ। तो हमारे जो श्रोताओं है उसको, उन लोगों को अब थोड़ा सा ये जो डिपार्टमेंट है आपके उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा मैम। जी ज़रूर। Botanical Survey of India was established in 13 February 1890 by Sir King George। 1890 यानी कि during the time of Britishers। So this is one of the oldest government department। So yes, we used to do work like survey and documentation, the flora and fauna। तो हमारे रीजनल सेंटर के अंदर पूरे अरुणाचल है, तो हम पूरे अरुणाचल के कोने कोने में जाते हैं, तो हम रिसर्च करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्लांट्स है, कितना रेयर है, कितना एंडेंजर्ड है, कितना कॉमन है। तो हम इस तरह के रिपोर्ट हम करते हैं और यही रिपोर्ट करते हैं, और हमारे डायरेक्टर क्या है वो मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करते हैं, और देयर आफ्टर द इंफॉर्मेशन गोज टू आवर ऑनरेबल PM सर। सो देयर बाय वो करते हैं कि यहाँ पे ये रेयर हो गया है, वो उनके बारे में वो सोचते हैं कि इसको किस तरह बचाव करना चाहिए। तो हमारे जितने सारे रिसर्चर हैं, जो जितने JRF हो, जितने बॉटनिकल असिस्टेंट हो, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट हो, जो हमारे इंचार्ज है, वो सब एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट दिया गया है कि वो फर्न पे करेंगे, वो ऑर्किड पे करेंगे, वो एडिबल प्लांट्स पे करेंगे, वो हर्ब्स पे करेंगे। तो इसी तरह हम जो अलॉटमेंट वर्क है हम उसके टाइम बाउंड में कंप्लीट करते हैं वर्क। अच्छा, तो मैम हम ये मान के चल सकते हैं कि जो BSI जो डिपार्टमेंट है वो आप लोग जो है प्लान का रिसर्च करते हैं एंड देन उसका रिपोर्ट बनाते हैं। जी, तो सिंस नाउ दैट यू आर पोस्टेड एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर, तो इतना हाई पोजीशन है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते होंगे वहाँ पे मैम? रिस्पॉन्सिबिलिटीज यस, जब मैंने यहाँ BSI में सिलेक्ट हुई तो मुझे सबने कहा कि यस यू आर द फर्स्ट अरुणाचली ऑफिसर टू बी सिलेक्टेड एज साइंटिस्ट बी। दैट टाइम आई वाज साइंटिस्ट बी। सो मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो अच्छा लगता था, प्राउड फील होता था। बट एट प्रेजेंट क्या होता है,
वो जब पीछे मुड़ देखती हूँ कि कोई और अरुणाचली नहीं आ रहा है तो मुझे दुख होता है कि वो टैलेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के रिसर्चर है, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वो बीएसआई में अपीयर ही नहीं करते, वो कम्पीट ही करना नहीं चाहते। वो करना चाहिए क्योंकि उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से जो घर में आके आपको ऑफर दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ने ये एडवर्टाइजमेंट किया, इतने सारे पोस्ट, और कितने अरुणाचली है वो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कंप्लीटेड है, दे शुड अपीयर फॉर दैट। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आया, या ऑफ कोर्स जैसे आपका प्रमोशन होता है, आप ऊपर जाते हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फ्रॉम द डिपार्टमेंट बट इट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, बिकॉज आपको प्रूव करना होता है कि आप यहाँ के ऑफिसर हो, और जितना आगे जाते हो आप उतना रिस्पॉन्सिबल बनते हो, और उतना एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वर्क, पहले था कि मेरा बस इतना एक अलॉटमेंट कर दिया, मेरा ये काम है, बस मुझे यही करना है, लेकिन अब लगता है ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है, वो भी देखते हैं, हम अपना रिसर्च भी देखते हैं, और न्यू पब्लिकेशन, न्यू बुक्स निकालना, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है। जी, फिर मैम हमारे रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो आपने ऑर्किड फ्लोरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर में आपने काफ़ी नाम कमाया रखा है मैम। तो अरुणाचल में जो ऑर्किड स्पीसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो हमारे श्रोताओं को भी बता दीजिएगा मैम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्किड्स in India, we have got around 1300 species all total. So in Arunachal we have around 50% of Indian species. So Arunachal orchid flora को पढ़ने से यानी कि 50% of orchid flora India का पढ़ लिया. So we are the having highest number of orchid species, and this is because we have the maximum forest cover area, and also the variation occurs cause of altitudinal. We have the tropical, we have the temperate, we have the alpine zone. So with this variation, the maximum diversity occurs, and cause of this highest forest flora, we have got the maximum number of species. We have all total 650 species, around 121 genera, which is highest in India. So among these, Dendrobium genus found to be the dominant, and Bulbophyllum found to be the dominant. And among the this terrestrial species, we have Liparis, we have Cymbidium species which are common. According to species number, Dendrobium, Bulbophyllum, these are the dominant genera. जी, तो जितने भी ऑर्किड के स्पेसेस है इंडिया में, तो 50% ऑफ देम आर लाइक इंडियन स्पेसेस, मतलब यही पे अरुणाचल। सो वी हैव द मैक्सिमम मींस एंडेमिक स्पीसीज, जो बहुत सारे स्पीसीज यहाँ से न्यू रिपोर्ट किया गया, जो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा मैम। फिर लाइक मैम जब हम ऑर्किड फ्लावर्स की बात करते हैं तो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, महिलाएं को लाइक यू नो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांटिंग एंड ऑल। तो लाइक यू नो मार्केट्स में व्हेन वी गो बहुत हाई प्राइसेस में बेचा जाता है ये ऑर्किड्स को लेके। तो like high prices in the sense like some of the small saplings they are you know like pricing them at 700, and then some of them like 1200. So what do you like to talk about this, like आपको क्या कहना है ये costly orchid saplings के ऊपर? First thing, the orchid habitat, इसका growth जो है जो बहुत slow है comparing to other means group of plants. Whereas orchids are slow as well as very beautiful to look at. The beautiful to look at इसी वजह से लोग क्या करते हैं, इसके पीछे पड़ते हैं कि ये कल्टीवेट करना है। तो ये क्रेजीनेस इसमें क्या कर, लोगों को देखते हैं कि ये क्रेजीनेस के चलते तो लोग इसके पीछे आते हैं और इसको कल्टीवेट करना चाहते हैं। लेकिन अरुणाचल में क्या है, इसका हैबिटेट जो यहाँ पे इतनी कॉमन है ऑर्किड, बट यहाँ पे कॉमन हाइब्रिड स्पीसीज नहीं है। तो अभी मैं कोई भी लेमैन को कल्टीवेट करने के लिए बोलूँ तो वो कोई भी ऑर्किड कल्टीवेट करने के लिए क्यों जाएगा? वो जो इंडिजिनस वैरायटी है जो 2 दिन के लिए फूलेगा, पूरा साल भर उसका मेंटेनेंस क्यों करेंगे?
लोग जाएंगे, दे विल गो फॉर हाइब्रिड कल्टीवेशन. बट हाइब्रिड ऑर्किड कल्टीवेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो है तो हम बाहर से लाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, तो इसी वजह से इसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. सो फॉर दिस we should encourage the government and the common people and the growers, especially the women group. We should suggest them to do tissue culture. तो अभी जैसे SFRI है, तो वो टिश्यू कल्चर करते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको ग्रोथ बढ़ाना चाहिए. तो गवर्नमेंट आगे आना चाहिए कि उनको ग्रोथ बढ़ाना है, तो वो मार्केट में अवेलेबल कर सके और ताकि उसका कॉस्ट लोगों तक पहुंच सके. जी मैम, जैसे आपने टिश्यू कल्चर के बारे में बात किया, तो ये जो टिश्यू कल्चर वैसे तो लेबोरेटरी में किया जाता है ना, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, इफ दे वांट टू ग्रो, इफ दे वांट टू लाइक यू नो प्रोड्यूस द orchid in their own home garden, so is it possible for the growers to like you know create new plant from in their home itself? Yes, टिश्यू कल्चर एक्टिविटी क्या है, अभी हम ये सोचते हैं कि लैब है, ये बहुत सारा मतलब मनी इन्वॉल्व है. यहाँ ये अरुणाचल में है या कुछ लोगों के लिए है, लेकिन आप सिक्किम में जाओगे तो वहाँ देखोगे घर घर पे एक लैब खोला हुआ है. दे अडॉप्टेड द चीप मेथड लाइक इनोकुलेशन चैम्बर, दे इंक्लूडेड. जो कुकर है उसका भी यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट. जो हम कॉमनली यूज करते हैं बड़ा कुकर लेंगे तो उनका भी यूज करके हम लोग इनोकुलेट करते हैं. तो हम इस चीज को अवेयर लोगों तक लाए, तो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट जब ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट जब अवेयर होंगे कि ये सब भी जरूरी है, ये कल्टीवेशन सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्किड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका उगाने का लाइक गवर्नमेंट का भी इसका अगर हाथ बढ़ाए तो मतलब और भी प्रोडक्शन अच्छा होगा और लोगों में अवेयरनेस आएगा और हम चिप में इसको पा सकते हैं. बिल्कुल. फिर मैम, जिसे आपने ऑर्किड डिस्ट्रीब्यूशन इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमें बहुत जानकारी दी है जी. तो आपने क्या डिफरेंस देखी फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड योर रिसर्च इनटू दिस फील्ड till date? So like what are the changes have you seen in this like distribution? There is a drastic change I have seen, because I have started my research work from the time 2004 December 1st. Okay. So from that time till now I have seen a drastic change in the distribution. Say for example, just one species को हम अभी साइट कर रहे हैं, डिप्लोमेरिस पल्चेला, जो कि हमें मिला था ये सेसा के ऊपर, ये पिंजुली नाला कहते हैं, तो वहाँ पे मिला था. वो स्पीसीज जब हमें आज से 7 साल पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइक हर जगह जैसे था, उस पिंजुली नाला पे हर कहीं था. वो डैम्प हैबिट पे वो ग्रो करता है अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट में. लेकिन वेयर इज एट प्रेजेंट हमने देखा अभी जाके जस्ट कुछ प्लांट्स ही बचे हुए हैं. इस तरह हम देखते हैं हर एक स्पीसीज जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांटीफुल पहले था, बट इट्स बिकमिंग वेरी रेयर इन नंबर. सो दिस रेयरिटी मे बी कॉज ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज गोइंग ऑन द स्टेट, और बहुत सारा मीन्स हम लोग का एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, नेचुरल कॉजेस है, लैंडस्लाइड, फ्लड्स आते हैं, उनके वजह से भी है. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट का वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है. डेवलपमेंट चाहिए, किसको नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर किसी को चाहिए. डेवलपमेंट शुड बी देयर, पीपल शुड बी मेक अवेयर दैट व्हाई वी नीड डेवलपमेंट एंड हाउ वी नीड डेवलपमेंट, किस कीमत पे. वी शुड बी मेक अवेयर दैट वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जितना चाहिए हम उतना ही डिस्ट्रॉय करें, ये नहीं कि पूरा प्लान को डिस्ट्रॉय कर दे. जी बिल्कुल, खूबसूरत बात आपने कही है. मतलब डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन कुछ हद तक है ना, स्पीसीज को मतलब बांध के. फिर मैम, जब हम ऑर्किड की बात करते हैं, लाइक बहुत कुछ ऐसे कॉमन ऑर्किड्स होते हैं, लाइक जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते के किनारे में कुछ ऑर्किड दिख जाते हैं, है ना, और कुछ रेयर स्पीसीज हो सकता है मैम, और कुछ एंडेंजर्ड सा. तो मैम हमारे श्रोताओं को बता दीजिएगा कि लाइक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना,
तो ऐसे कौन सा कॉमन ऑर्किड हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, विच आर द रेयर एंड एंडेंजर्ड कैटेगरीज में? पहले तो कॉमन का बारे में डिस्कस करूँगी। जी। कॉमनली हम देखते हैं ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे रिंको स्टाइलिस, डेंड्रोबियम एफाइलम, बहुत सारे स्पीसीज है, डेंड्रोबियम ट्रांसपेरेंस, डेंड्रोबियम लिटिफ्लोरम, दे आर वेरी कॉमन, कहीं भी पाया जाता है। मतलब आप दाएं बाएं कहीं भी देख लोगे, आप यहाँ पे ईटानगर में भी मिलेगा। तो इस तरह के स्पीसीज वेरी कॉमन, जो लेकिन कॉमन जितना पॉपुलेशन जो पहले था 2004 में जो मैंने देखा, दिसंबर में हमने एक कलेक्शन टूर पे गया तो वहाँ इतना प्लांटीफुल अवेलेबल था। लेकिन आज जो पेड़ पौधे काट रहे हैं तो पेड़ पौधे का नुकसान होने से हमारा ऑर्किड भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसी डिस्ट्रक्शन हैबिटेट का वजह से ये डिस्ट्रॉय होके अब वो इतना कॉमन नहीं रहेगा जो कि पहले था। ऑफ कोर्स अभी रेयर के स्पीसीज, रेयर स्पीसीज जैसे मैंने डिस्कवर करा स्ट्रोकाइलस अरुणाचलेंसिस, आई हैव ऑनर्ड इन नेम ऑफ द स्टेट अरुणाचल एज अरुणाचलेंसिस। अरुणाचलेंसिस जो कि ये लैटिन फॉर्म में है, ये अरुणाचलेंसिस बहुत रेयर है। हमें कुछ स्पीसीज ही मिला है, मतलब मीन्स अराउंड 50 स्पीसीज वेर देयर एंड वी हैव कलेक्टेड जस्ट 2 plants. Out of the 2 plants, I have dissected one and I have discovered and published in journal Phytotaxa, which is SCA journal, which is renowned journal. और भी स्पीसीज है जो रेयर है, जैसे हमारा ये लेडी स्लीपर प्लांट्स है। तो वो हम पेपिपेडिलम कहते हैं। तो यहाँ पे वो स्पीसीज भी बहुत रेयर है। फिर मैम तो हम लाइक फिर बोल सकते कि जो आम आदमी है, लाइक द स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल पीपल ना, तो जो लोग थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कई लोग होते हैं कि मतलब ऑर्किड को पहचान नहीं पाते हैं। पर उन लोग के सामने में ऑर्किड है। तो एक आम इंसान कैसे पता चलेगा कि दिस इज ऑर्किड फ्लावर, ये एक ऑर्किड प्लांट है, कैसे पता चले? लाइक मैं उसका कुछ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑर्किड जो है एक मोनोकॉट प्लांट है जी। जो मोनोकॉट है वो डाइकॉट से टोटली डिफरेंट है। जैसे पैरेलल वेनेशंस होता है लीफ में, तो इस तरह के ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, तो वो डिफरेंस आता है। तो फिर जब ऑर्किड कहा जाता है तो आप मोनोकॉट से डिफर करोगे, तो एक मोनोकॉट में आप देखोगे कि बहुत सारा मीन्स ये स्टेमेंस होता है, स्टाइल्स होता है ये ऊपर में। तो ये स्टाइल स्टेमेंस तो सब जॉइंट होके एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड द कूलम। दिस कूलम स्ट्रक्चर यू वोंट फाइंड एनीवेयर इन other monocot plants except orchid. This is one of the rare structure. And next is the leaf, the third petal, which is very different from other 2 petals. They will be differ in color as well as different in shape. This is because of pollination. They try to attract the insect to pollinate the flower. तो इस तरह ये कॉमन है, लेकिन इसके बारे में मैं एक प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ किसी दिन। जी बिल्कुल मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मैम लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाने से पहले आप हमारे जो श्रोताओं के लिए आपके पास कुछ संदेश हो तो, लाइक द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु आर परसुइंग देयर PhD डिग्री, तो उन लोग से आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बोलूँगी कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। सो पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी आर हैविंग। अरुणाचल में इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इस नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, उसका अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए लोगों को। उसका इम्पोर्टेंस को अभी नहीं समझ पाए तो फिर कल को हम नहीं समझ पाएंगे जब ये डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो जाएगा। कल को वो एक फोटोग्राफी या एक बुक में ही रह जाएगा। और हाँ, ये PhD स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप BSI में आइए, अपीयर कीजिए। बहुत सारे पोस्ट एडवर्टीजमेंट हो रहा है और रिसेंटली होके भी ख़त्म हो गया। आप SSC में जाइए, UPSC साइट में जाइए, वहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो फिर उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो आएंगे, आगे आएंगे तो उनको पता होगा कि किस
किस जंगल में कौन सा फूल पाया जाता है, कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है। अब आज दिल्ली बम्बई से आएंगे कोई लोग, तो वो कितना दिन जंगल में बैठना पसंद करेंगे, तो वो ईटानगर में नहीं बैठना पसंद करते। वो तो बोलते हैं यार ये इतना जंगल है, इतना तकलीफ है, ऐसा है। तकलीफ में ही हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर अरुणाचल के लोग आगे आए और पार्टिसिपेट करें और इसके लिए अप्लाई करें तो वो साइन करेंगे और कल को BSI के नाम और आगे ले जाएंगे। जी, हमारे यहाँ के लोग को बहुत अवेयर होना पड़ेगा जी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस स्टूडियो मैम टुडे। थैंक यू। So dear listeners, this was our today's special guest. She is Dr. Krishna Chawlu, Deputy Director BSI ईटानगर, जिन्होंने हमें आज ऑर्किड्स इन अरुणाचल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। और ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियान तांगजांग सर, ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर। अब मुझे यानी गामी बोगो को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।